गुड आफ्टरनून सभी को। तो कल हम लोग बात कर रहे थे आरटीओएस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। तो टोटल देखा जाए तो इसकी 6 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। 6 मेमोरी की रिक्वायरमेंट, रियल टाइम कैपेबिलिटी। एक तो मेरे एम्बेडेड सिस्टम में चाहिए या नहीं चाहिए पहले तो ये, और अगर चाहिए भी तो फिर वो हार्ड टाइम है या सॉफ्ट रियल टाइम हमारा सिस्टम है, वो आपको चेक करना होगा। कर्नल एंड इंटरप्ट लेटेंसी का ध्यान रखना होगा कि लेटेंसी जितनी कम हो उतना ही बेहतर है आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है या नहीं आरटीओएस में जो आप यूज कर रहे हैं, और ओएस के थ्रू टास्क का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है या नहीं, और मॉड्यूलराइजेशन सपोर्ट। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ गई। अब इसके कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी बात किए थे हम लोग कल। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में था कि क्या वो कस्टमाइज डेवलप हुई है, यानी वो आरटीओएस को आपने कस्टमाइज डेवलप कराया है अपने प्रोजेक्ट के लिए कि पर्पजली आप ही के लिए डेवलप किया गया है, या वो ऑफ द सेल्फ टाइप का है कि उसके जनरल फीचर्स ऐसे हैं जो आपके प्रोजेक्ट में भी काम आ जाएंगे इसलिए आपने उसको परचेज किया हुआ है। तो ये सारी चीज का ध्यान आपको रखना है। दूसरा, कॉस्ट। जब भी आप कोई एम्बेडेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करेंगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका सबसे मेजर पार्ट है कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। इवन कि आप जो है उसको मार्केट के लिए नहीं भी बना रहे हैं, अपने सोल अपने पर्पस के लिए बना रहे हैं या कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ इस तरह का, तो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना तो जरूरी है। तो बाइंग एन ओएस और आरटीओएस प्लस हार्डवेयर प्रोडक्ट, हार्डवेयर पार्ट्स जो आप ले रहे हैं, यानी टोटल प्रोडक्ट आपका कितने का बन रहा है, ये एक कंसर्न एरिया होता है। तो इसके बारे में आपको एक सिलेक्शन करना होगा। कुछ और बातें हैं इसके नॉन फंक्शनल फीचर्स में। डेवलपमेंट एंड डिबगिंग टूल्स अवेलेबिलिटी। क्या इसमें कोई ऐसी गुंजाइश है कि इसमें रीडेवलपमेंट यानी कि अपडेट किया जा सके? क्या इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डिबगिंग टूल्स भी हो जिससे डिबग हो सके? The availability of development and debugging tool is a critical decision-making factor in the selection of an OS. Certain operating system may be superior in performance, but the availability of tools for supporting the development may be limited. तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो, पर उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स बहुत कम है जो और काम के लिए जरूरत पड़ती है, डिबगिंग के काम के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए। तो फिर वहां पे ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो परचेज प्रोस्पेक्ट है वो घट जाता है। ईज ऑफ यूज कितना है, हाउ इजी टू यूज दैट आरटीओएस, if it is a very tedious job to use it, then why a person go for that particular RTOS to buy it? तो डेफिनेटली कस्टमर जो है, यानी आप जो है अगर मान लीजिए कि एक एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं और आरटीओएस की जरूरत है, तो नेचुरली आप ऐसे आरटीओएस को चूज करेंगे जिसको यूज करना आसान हो, आपको जो समझ में आसानी से आ जाए, उसका इंटरफेसिंग हार्डवेयर के साथ प्रॉपर हो सके और आराम से हो सके, इजीली आप कर सकें। तो ऐसे आरटीओएस को आप प्रेफर करते हैं। आफ्टर सेल्स, तो आफ्टर सेल्स क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं उस आरटीओएस के साथ, ये भी एक जरूरी चीज है। तो आजकल कोई भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ ये जरूर पूछते हैं कि इसका ऑफ द सेल जो है वो क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो आरटीओएस के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आएंगे।
आवाज जा रही है अब ना? ठीक। चलिए अब हम लोग कुछ बात करेंगे सिस्टम जनरेशन की, कि कैसे कोई ओएस किसी पर्टिकुलर सिस्टम में जब इंस्टॉल किया जाता है तो वो उसके डिफरेंट जो हार्डवेयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह एसेस करता है। आइदर ओएस की बात करें, ओएस या आरटीओएस, तो सिस्टम जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है बिफोर मूविंग टू द आरटीओएस। टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं या थ्रेड कैसे बनते हैं, तो उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना होगा कि सिस्टम जनरेशन क्या है। तो सिस्टम जनरेशन का अर्थ ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू रन ऑन एनी ऑफ अ क्लास ऑफ मशीन एट अ वैरायटी ऑफ साइज। आप विंडोज लेके आते हैं 8, और कितने सारे लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है, हर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट उनके जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, पर वो सब पे ऑपरेट करता है अगर वो कॉम्पेटिबल है तो। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? द सिस्टम मस्ट देन बी कॉन्फ़िगर्ड एज जनरेटेड फॉर ईच स्पेसिफिक कंप्यूटर साइट, अ प्रोसेस समटाइम्स नोन एज सिस्टम जनरेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सिस्टम जनरेशन, सिसजन। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्लीट मशीन को चेक करता है। Sysgen program obtains information concerning the specific configuration of the hardware system. उस हार्डवेयर सिस्टम के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को एसेस करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये सारा कुछ इसका पार्ट है। To generate a system, we use a special program. The Sysgen program reads from a given file or asks the operator of the system for information concerning the specific configuration of the hardware system or proofs of the hardware directly to determine what components are there. Sysgen क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू उस कंप्लीट हार्डवेयर को की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेलिंग पहले तो पता लगाता है कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम जिसमें कॉन्फ़िगर किया गया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेमोरी क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड माउस, सब कुछ जितना कुछ भी आपने उसमें प्लेस किया है उन सब के बारे में जानकारी लेगा। प्लस इसके अलावा जब भी आप कोई और डिवाइस उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, कॉम्पेटिबल है या नहीं। कॉम्पेटिबल हो गया तो ड्राइवर उसका अपलोड करना, अगर ड्राइवर की जरूरत है, ड्राइवर अपलोड हो गया तो फिर उसके बाद कितना उसका और इंफॉर्मेशन, क्या उसकी मेमोरी कैपेसिटी है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, कौन से प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन होगा, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चेक करता है और वो करता है सिस्टम जनरेशन के थ्रू। द फॉलोइंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिटरमाइंड। अब कौन कौन से तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है सिस्टम के थ्रू? व्हाट सीपीयू विल बी यूज्ड, व्हाट ऑप्शंस, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन सेट यूज हो रहा है क्या उस सीपीयू में, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूज हो रहा है क्या उसमें, या कुछ और इस तरह के जो है न्यूमेरिकल प्रोसेसर्स क्या यूज हो रहे हैं, ये सब कुछ वो चेक करेगा। फॉर मल्टीपल सीपीयू सिस्टम ईच सीपीयू मस्ट बी डिस्क्राइब्ड। अगर मल्टीपल सीपीयू है तो वो जितने भी प्रोसेसर हैं उन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए, और वो पता जब तक नहीं हो जाता तब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम फुल्ली ऑपरेट नहीं करेगा। हाउ मच मेमोरी इज अवेलेबल, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, सेकेंडरी प्राइमरी सारी मेमोरी। Some system will determine this value themselves by referencing memory location। अब कैसे करते हैं? Referencing memory location after memory location until an illegal address fault is generated। स्टार्ट से लेकर के एंड तक, या बीच में अगर कोई इलीगल एड्रेस आ गया तो वहां तक। तो आप देखेंगे जब बूटिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो मेमोरी कैलकुलेट हो रही होती है, उसमें टोटल मेमोरी एड्रेसेस कैलकुलेट होते हैं, देन फाइनली कितनी मेमोरी है उस सिस्टम के साथ लगी हुई वो बताई जाती है। दिस प्रोसीजर डिफाइंस द फाइनल लीगल एड्रेस एंड हैंस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी बताया जाता है। तो पहला उसने क्या चीज पता की कि सीपीयू कौन सा है, या सीपीयू कितने प्रकार के यूज हो रहे हैं, अगर कई है तो कई के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक है तो एक में भी क्या मल्टीपल चीजें हो रही हैं, यानी कि वो कहीं ऐसा तो नहीं
कि एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन सेट को भी अलाउ कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट को भी अलाउ कर रहा है, न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग भी कर रहा है, ये सारा कुछ। या फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपने कोई अलग प्रोसेसर यूज किया है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आपने डीएसपी प्रोसेसर यूज किया हुआ है, तो वो सब कुछ उनको पता करना है सिसजेन के थ्रू। अब इसके अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन और ये रीड करते हैं, व्हाट डिवाइसेस आर अवेलेबल, कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल है। द सिस्टम विल नीड टू नो हाउ टू एड्रेस ईच डिवाइस, डिवाइस नंबर, डिवाइस इंटरप्ट नंबर, डिवाइस का टाइप, उसका मॉडल, कोई स्पेशल डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी, ये सब कुछ उसमें मेजर होगा। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस आर डिजायर्ड, क्या डिजायर्ड है इनका। एक तो उसने सर्च किया कि क्या क्या है, प्लस सिस्जन को ये भी कैलकुलेट करना होता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इनको और भी क्या कुछ इसके अलावा चाहिए ऑप्शंस उसमें, कौन से पैरामीटर्स को यूज करना है मोस्टली इस मशीन में। These options or values might include how many buffers of which size should be used, what type of CPU scheduling algorithm is desired। क्या उस हार्डवेयर में पहले से ही जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है कि भैया सीपीयू का इतना परसेंटेज इसके लिए है, इतना परसेंटेज इसके लिए है, तो पहले से ही फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कर्नेल को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई ये डिजायर्ड है और इसके हिसाब से काम होना है। तो व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस टू बी सपोर्टेड, ये सब कुछ डिसीजन जो है वो सिस्जन लेता है। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, बूटस्ट्रैप लोडर। कितने लोगों ने बूटस्ट्रैप लोडर का नाम सुना है, बताइए। प्रियंका, बूटस्ट्रैप लोडिंग सुनी है। अरुणिमा, यस सर। क्या होता है बूटस्ट्रैप लोडिंग। हम्म, सर माइक्रो कंट्रोलर तो एक स्मॉल सा प्रोग्राम होता है जो उसके बाद एक्टिवेट होता है, ताकि उसके बाद का जो प्रोग्राम हो वो अच्छे से एग्जीक्यूट और लोड हो सके। अच्छा, हम्म, ठीक है। हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं बूटिंग प्रोसेस से। The procedure of starting a computer by loading the kernel is known as the booting system। किसी भी कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है उसके कर्नेल को लोड करना है। Most computer systems have a small piece of code stored in ROM known as the bootstrap program or bootstrap loader। This code is able to locate the kernel। इसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो कर्नेल की लोकेशन को खोजे, फिर वहां से कर्नेल को मेन मेमोरी में ले आए, क्योंकि जब तक कर्नेल ऑन नहीं होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली वर्क नहीं करेगा, आपको डेस्कटॉप ओपन हुआ नहीं दिखेगा। तो लोड इनटू द मेन मेमोरी एंड स्टार्ट्स विद द एग्जीक्यूशन, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है आपका जो है डेस्कटॉप विंडो ओपन होकर के आ जाता है। सम कंप्यूटर सिस्टम सच एज पीसीज यूज अ टू स्टेप प्रोसेस in which a simple bootstrap loader fetches a more complex boot program from disk which in turn loads the kernel। पहले क्या होता था, डिस्क यूज हुआ करती थी, तो सी ड्राइव यूज होती थी, डिस्क ड्राइव को पहले रीड किया जाता था कि डिस्क ड्राइव में क्या है, वहां से फिर बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता था। अब वो सब कुछ खत्म हो गया, अब वो सीधा सीधा आप सी ड्राइव से ही वो है कर्नेल को, कर्नेल की एक कॉपी मेन मेमोरी में इंस्टॉल होती है एंड देन कंप्लीट प्रोसेस जो भी बूटिंग का है वो कंप्लीट होता है, तब आपकी जो है वो डेस्कटॉप विंडो ओपन होती है दूसरे काम के लिए। तो बूटिंग इज नथिंग बट टू लोड द कर्नेल, या लोडिंग द कर्नेल इज नोन एज द बूटिंग ऑफ द सिस्टम। और इसको करता कौन है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या बूटस्ट्रैप लोडर।
ये एक जनरलाइज कह लें तो कंप्यूटर सिस्टम। अब आप इसमें देखें डिस्क भी लगी हुई है, टेप ड्राइव्स भी, यानी ये पूरा पुराना वाला सिस्टम जो है वो भी और नए सिस्टम सभी के साथ समझ लीजिए। सीपीयू लगा हुआ है, डिस्क कंट्रोलर फॉर हार्ड डिस्क कह लें, सीडी ड्राइव कह लें, कुछ भी कह लें, ये सब कुछ के लिए है। प्रिंटर कंट्रोलर प्रिंट के लिए, प्रिंटर को अटैच करने के लिए, साथ में स्कैनर भी हो सकता है, इसमें फोटोग्राफी मशीन भी हो सकती है फोटोकॉपी की, तो कंप्लीट ये हार्ड उसके लिए हो जाएगा मॉड्यूल। टेप ड्राइवर कंट्रोलर, अगर टेप ड्राइव्स यूज हो रही हैं पुरानी वाली तब सीपीयू या डिस्क या प्रिंटर या टेप ड्राइव कंट्रोलर सिस्टम बस के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ, मेमोरी के साथ, और मेमोरी कंट्रोलर जो है वो इनको इंटरफेस करने के काम में आ रहा है। तो ये एक तरह का जनरलाइज कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया जिसमें हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या आरटीओएस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन में क्या मेन काम है? आईओ डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। सीपीयू और आईओ डिवाइसेस एक साथ काम कर सकती हैं, कॉन्करेंटली काम कर सकती हैं और अलग अलग तरह के काम कर सकती हैं। सीपीयू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क अदर देन द वर्क डूइंग बाय द आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस के बीच में कोई मेमोरी डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेटा ट्रांसफर चल रहा है, वो हम लोग को पता है कि डीएमए के थ्रू हो सकता है, उस बीच सीपीयू अपना कोई और काम कर सकता है। ऑल्दो कि देयर आर दीज डिवाइसेस शुड बी इन द सिस्टम, ये हो तभी ये पॉसिबल है। तो नॉर्मली ये होता ही है कि ये सारी जो डीएमए कंट्रोलर और प्रोसेसर ये सब कुछ रहते ही हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। जैसे अभी हम लोगों ने देखा प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे प्रिंटर कंट्रोलर है, इसकी पूरी जिम्मेदारी किस चीज की है? इस प्रिंटर को ऑपरेट कराने में। तो ये प्रिंटर कंट्रोलर जो है टोटल रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंटर कह लें, इसके साथ अगर जैसे हमने कहा स्कैनर कह लें, फोटोकॉपी, अब तो आजकल 3 in 1 आने लगे हैं, तो टोटल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो जाएगी प्रिंटर कंट्रोलर। किसी तरह से यहाँ डिस्क कंट्रोलर की है, यहाँ टेप ड्राइव कंट्रोलर की है, यहाँ मेमोरी कंट्रोलर की है। तो मेमोरी कंट्रोलर यानी डीएमए। तो बहुत सारे कंट्रोलर्स लगे होते हैं जो बहुत सारे काम के लिए होते हैं, अलग अलग काम के लिए। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज अ लोकल बफर, और हर एक कंट्रोलर का अपना एक लोकल बफर होता है। तब बफर क्यों यूज होता है को कौन बताएगा? तो इसको बताएंगी शम्स तबस्सुम। बताइए बफर क्यों यूज किया जाता है किसी भी कंट्रोलर के साथ? बताएगा कोई? पढ़ा चुके हैं, बता सर चुके हैं। के लिए नेहा क्या बोल रही हो, बताओ। डिले प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, डिले प्रोवाइड करने के लिए। डिले क्यों प्रोवाइड करना है अंकित? क्यों डिले चाहिए हमको? अंजना डिले क्यों चाहिए? जैसे मान लो यही है डायग्राम, अब इसमें ये प्रिंटर कंट्रोलर और प्रिंटर के बीच में बफर लगा हो, क्यों चाहिए भाई? सर सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए तो क्लॉक सर्किट है। बफर का यूज इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ मेमोरी कंट्रोलर के थ्रू कोई मेमोरी या कोई तुमको प्रिंट करना है। अब प्रिंट का ऑप्शन आपने दे दिया, सीपीयू से प्रिंटिंग का मैसेज भी इसको चला गया, प्रिंटर के पास वो डेटा है, प्रिंट कंट्रोलर के पास, प्रिंटर कंट्रोलर के पास कि जो प्रिंट होना है, लेकिन प्रिंटर की स्पीड उतनी नहीं है जिस स्पीड से ये प्रिंटर कंट्रोलर डेटा को सेंड कर रहा है। तो मीनवाइल जब तक प्रिंटर जो है उसको तैयार नहीं हो जाता उस स्पीड के लिए, तब तक के लिए आपको डेटा को कहाँ पे रखना है? बफर जोन में रखना है। वो जब तक बफर्ड रहेगा तब फिर जाकर के ये इस पे काम होगा। तो इस तरह का जितना भी कंट्रोलर है उनके साथ बफर यूज होते हैं। CPU moves data from R2 main memory to or from local buffers, यानी लोकल बफर से लेना या देना, ये भी काम कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन का है।
IO is from device to local buffer of controller. IO का काम क्या है? डिवाइस से लोकल बफर एंड देन कंट्रोलर. डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू दैट इट हैज फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट. डिवाइस कंट्रोलर सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि ठीक है, अभी आपने प्रिंटिंग का जो ऑप्शन दिया था वो प्रिंट हो चुका है, नाउ द ऑपरेशन इज फिनिश्ड. और कैसे बताएगा? बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट. ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरप्ट और इंटरप्ट रिक्वेस्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेज कैसे होता है, हैंड शेकिंग सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं. तो इसके बारे में तो हम लोग पीछे बहुत पढ़ चुके हैं एमपीएमसी में. नेक्स्ट जो चीज है, कॉमन फंक्शन ऑफ इंटरप्ट्स. इंटरप्ट्स के कॉमन फंक्शंस क्या हैं? तो इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल्स टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली. ये हम लोग जानते हैं कि इंटरप्ट का काम क्या है. इंटरप्ट ट्रांसफर करता है किसको? जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जिसका वर्क आया हुआ है उस इंटरप्ट वेक्टर यानी उस एड्रेस पे जो भी सर्विस रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करना है. इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन. जहां से मूव किया है मेन प्रोग्राम से उसके एड्रेस को स्टोर करना. इनकमिंग एड्रेसेस आर डिसेबल्ड. जब तक एक इंटरप्ट अपना काम कर रहा है तब तक बाकी इंटरप्ट को डिसेबल करना. ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर सम अनमास्केबल इंटरप्ट, जिसको आप मास्क नहीं किए होंगे उनको आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, तो वो इंटरप्ट जनरेट हो सकते हैं. A trap is a software generated interrupt caused either by an error or a user request. Trap ऐसा इंटरप्ट है जो either by an error जनरेट हो सकता है, जैसे डिवाइड बाई 0 हो गया, या यूजर का कोई रिक्वेस्ट आ गया कि नहीं ये फंक्शन जो है परफॉर्म अभी ही होना है, तो इस तरह का है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन. ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंटरप्ट ड्रिवन मान ही सकते हैं क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से तो इंटरप्ट करके ही सारा काम कराते हैं. आप पीडीएफ फाइल ओपन किए हुए सडनली आपको याद आ जाता है कि नहीं कोई पीपीटी फाइल भी ओपन करना है, तो आपने इंटरप्ट को फिर से एक बार एक्टिवेट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट के थ्रू कि भाई मुझे ये काम कराना है, तो सिस्टम कॉल एक जनरेट हो गई और वो काम अब ओएस को करना होता है. तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस है इंटरप्ट के. इंटरप्ट की हैंडलिंग. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स इन द प्रोग्राम काउंटर. ये तो हम लोग जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर में कि सीपीयू के स्टेट को स्टोर करके रखा जाता है पर्टिकुलर किसी रजिस्टर्स में प्रोग्राम काउंटर के थ्रू. तो स्टैक में यूज करते हैं या सर्टेन रजिस्टर्स यूज होते हैं जहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेमोरी एड्रेस उसका होता है, जैसे एचएल पेयर यूज होता था. तो कुछ इस तरह का है. और बाकी और मशीन्स जितनी है उसमें भी ऐसा प्रोसीजर होता है हर एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर्स में. डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज ऑकर्ड. पोलिंग हो रहा था या वेक्टर्ड इंटरप्ट था, तो पोलिंग है तो 1 by 1 सीक्वेंस वाइज होगी. वेक्टर्ड इंटरप्ट है तो पर्टिकुलर किसी एड्रेस का इंटरप्ट जनरेट होगा. सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन. तो कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट से कौन सा जनरेट हो रहा है इंटरप्ट, तो किस तरह का काम किया जाना है, वो पर्टिकुलर डिसीजन कैसे होता था. ये हम लोगों ने पढ़ा है 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन से कि पर्टिकुलर उस सेगमेंट का बेस एड्रेस और उसका ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट करते थे, वहां पे जाते थे, फिर वहां से जो इंस्ट्रक्शन होता था उसको एग्जीक्यूट कराते थे. तो ये सारा कुछ प्रोसीजर जो है वो सिस्जन का है, सिस्टम जनरेशन का पार्ट है ये इंटरप्ट हैंडलिंग भी. सीपीयू का कुछ अगर वर्क काम करने का तरीका देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है. आईओ रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उस आईओ रिक्वेस्ट के आधार पे कुछ ट्रांसफर फंक्शंस यानी ट्रांसफर परफॉर्म किए जाते हैं. अगेन आफ्टर द कंप्लीशन फिर से एक आईओ रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर ट्रांसफर उसका जो काम है वो किया जाता है. तो सीपीयू जो है वो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यानी सीपीयू जो है वो यूजर के जो कुछ भी इंटरप्ट आ रहे हैं आइदर यूजर से आ रहा है या आईओ से आ रहा है उसको प्रोसेस करता है. आइदर इंटरप्ट जनरेटेड बाय द यूजर और द इंटरप्ट जनरेटेड फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस, और उनके आधार पे वो काम करना स्टार्ट करता है. तो ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है सीपीयू आईओ डिवाइसेस और यूजर के बीच का. आईओ स्ट्रक्चर की बात करें तो आईओ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर. आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू यूजर प्रोग्राम. एक बार आईओ ऑपरेशन हो गया तो मेन प्रोग्राम में कंट्रोल चला जाता है. वेट इंस्ट्रक्शंस आइडल द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट. वेट इंस्ट्रक्शन अगर जनरेट हो गया तो इट मींस कि सीपीयू को नेक्स्ट इंटरप्ट के पहले तक अब वेट करना है, क्योंकि कोई ऐसा वर्क हो रहा है जिसमें पर्टिकुलर आईओ डिवाइस जो है
वो टाइम उसको चाहिए उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आइदर कोई 1 और 2 मशीन साइकिल का वेट है, या कोई लूप जनरेट हो जाता है कि 5 नैनो सेकेंड, 5 माइक्रो सेकेंड या 10 माइक्रो सेकेंड का एक लूप जनरेट कर देते हैं, उसके बाद काम होगा। एट मोस्ट 1 IO रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम। तो कोई ना कोई काम तो चल ही रहा होता है, कंप्यूटर ऐसे आइडल तो बैठा नहीं रहा होता है। आप कभी भी देख ले उसके टास्क मैनेजर को ओपन करके, सीपीयू यूजेस चलता ही रहता है। आप आइडल अगर बस कंप्यूटर को छोड़ दें तो भी सीपीयू यूज हो रहा है, कोई ना कोई काम वो कर ही रहा है। एटलीस्ट काम क्या कर रहा है, उसने एक विंडो ओपन करके आपको दिया हुआ है, डेस्कटॉप ओपन करके दिया हुआ है, इटसेल्फ ये एक काम हो रहा है। आफ्टर IO starts, control returns to user program without waiting for IO completion। एक बार IO स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका, तो कंट्रोल जो है वापस यूजर प्रोग्राम को आ जाता है। यानी यूजर अब चाहे तो कोई और काम करा सकता है, और कराएगा कैसे, सिस्टम कॉल को जनरेट करके। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो IO स्ट्रक्चर के हैं। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एक बेसिक आइडिया लग जाए कि सिस्टम कॉल क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल का रोल क्या है, सिस्टम जनरेशन क्या है, सिस्टम प्रोसेस से क्या काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कुछ एक चीज क्लैरिटी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है। अब इतनी बात हो जाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क में, कि उसके टास्क कैसे जनरेट होते हैं, उसमें थ्रेड्स कैसे बनते हैं, उन थ्रेड्स के थ्रू जो है वो प्रोसेस का फ्लो कैसे होगा। तो टास्क थ्रेड के पहले ही हम लोग को पढ़ लेना होगा प्रोसेस, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस और प्रोग्राम क्या एक ही चीज है, या प्रोसेस और प्रोग्राम कोई अलग अलग बात है, ये दो अलग अलग चीज हैं। तो इनके डिफरेंस को जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोसेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्राम। तो ये सारी चीज जो है वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहाँ ही ओवर करेंगे।